हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी का जो सेकेंड स्टेज एग्जामिनेशन सीबीटी 2 होने वाला है, जिसका एक वीडियो पहले ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का भाग 1 आप इस चैनल पर देख लिए होंगे। आज मैं उसका दूसरा भाग लेकर के आया हूँ। आइए, इसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट किया है, तो आइए हम लोग जो है ना भाग 2 के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? तो एडवर्ड जेनर साहब थे। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया। दूसरा क्वेश्चन है कि पोंड सिल्क को डैश के रूप में जाना जाता है। पोंड सिल्क को किस रूप में जाना जाता है? तो स्पीरो गिरा के रूप में जाना जाता है पोंड सिल्क को। अब है कि किसी वस्तु का संवेग किन कारकों पर निर्भर करता है। वस्तु का संवेग जो है द्रव्यमान और वेग, दो चीज़ पे ही डिपेंड करता है। किसी वस्तु का संवेग किस पे निर्भर करता है? तो द्रव्यमान और वेग पे, क्योंकि आप संवेग बराबर पढ़े हैं एम भी, तो यहाँ मास है, द्रव्यमान और भी है, तो यही है। तो संवेग बराबर जो होता है वो एम भी होता है। तो यहाँ पर एम जो है वो मास है, द्रव्यमान और भी जो है वो वेलोसिटी है। इसीलिए किसी वस्तु का संवेग जो है वो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। अब है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हमने एक वैज्ञानिक रासायनिक नाम के लिए सारे विटामिन का रासायनिक नाम का एक सूत्र बताया था। रोटी था एक टॉफ़ी, रोटी से हो गया था विटामिन ए के लिए रेटिनॉल, था से था विटामिन बी का थायमिन, एक में ए जो है वो क्या था विटामिन सी के लिए एस्कॉर्बिक एसिड, क जो है उसका वो क्या था विटामिन डी के लिए था और वो कैल्सीफेरॉल था। तो रोटी था एक, ये चारों हो गया। अब टॉफ़ी से जो है वो टॉ जो है वो विटामिन ई के लिए है और वो है टेकोफेरॉल, विटामिन ई का होता है। तो यहाँ पर विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछ रहा है, जो कि यहाँ टेकोफेरॉल दिया हुआ है। तो देख लीजिए विटामिन ई का नाम क्या है, टेकोफेरॉल। और लास्ट में था टॉफ़ी, फी जो था फी विटामिन के लिए आता है, और विटामिन के का रासायनिक नाम जो था वो क्या होता है, फिलोक्यूनोन। तो ये सारे विटामिन का रासायनिक नाम अगर कभी पूछे तो हम बता दिए थे कि इसी फॉर्मूले से निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डीडीटी का खोज किसने किया था। डीडीटी जो है उसका खोज किसने? पॉल मूलर ने किया था। डीडीटी का खोज किसने किया था? पॉल मूलर ने किया था। डीडीटी जो है वो कीटनाशक है। तो इसका प्रयोग हम लोग जो है ना मच्छर, खटमल इत्यादि को भगाने के लिए करते हैं। कृषि कार्य में भी कीटनाशी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका डीडीटी जो है वह एक कार्बनिक यौगिक है। डीडीटी क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है, जिसका उपयोग हम लोग कीटनाशक के रूप में करते हैं। कि कृषि कार्य में भी इसका उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। तो विटामिन डी। अभी हम पढ़े हैं रोटी था एक टॉफ़ी कॉफ़ी कहा गया, सॉरी, रोटी था एक टॉफ़ी। तो रोट से रेटिनॉल, विटामिन ए था से थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी हो गया, और क से कैल्सीफेरॉल था विटामिन डी का। तो यहाँ कैल्सीफेरॉल हो गया टॉफ़ी। तो ई से टेकोफेरॉल, और फी से ये हो गया विटामिन के लिए फिलोक्विनोन। तो 2 वीडियो में आप लोग इतना बार विटामिन का फॉर्मूला पढ़ लिए हैं कि आप अगर देखेंगे रेगुलर वीडियो तो आपको याद ही हो जाएगा। चलिए अगला पार्ट में क्या है क्वेश्चन देखते हैं कि इंसुलिन की खोज किसने की। इंसुलिन का खोज जो है सर फ्रेडरिक बेंटिक ने किया। किसने किया? इंसुलिन का खोज जो है सर फ्रेडरिक बेंटिक ने किया। तो हम लोग इंसुलिन को सिर्फ बेंटिक साहब से याद रखे हुए हैं कि बेंटिक ने किया। अब है कि टॉर्च में उपयोग होने वाले दर्पण में कौन सा दर्पण उपयोग होता है। टॉर्च में जो है वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिसको कनकेव
मिरर भी कहते हैं। अब है कि फ्यूज की तार में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, मतलब फ्यूज का तार जो है वो किस मिश्र धातु से बनी हुई होती है, तो उसमें टीन और लेड, लेड को मतलब शीशा होता है और दोनों का सिंबल SN और PB है। तो फ्यूज में जो है ना वो हम लोग टीन और लेड से बने मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं, या टीन और शीशा भी कह सकते हैं। इस दोनों का सिंबल SN और PB है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट का मान कितना होता है। तो 1 किलोवाट का मान जो है यहाँ दिया हुआ है 3.6 गुने 10 का पावर, ये 10 है ना, 10 का पावर 6 है जूल। कितना, 1 किलोवाट का मान जो है वो कितना है, तो आपको 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल है, याद रखने के लिए। अब चलिए निम्नलिखित धातुओं में से, मतलब बहुत सारा धातु है, में से कौन सा धातु चाकू की सहायता से काटा जाता है। तो आपको हम वो धातु तो पूरा नहीं दिखाए हैं, लेकिन याद रखिएगा कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों जो है वो चाकू से काटा जाता है। किससे काटा जाता है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को चाकू से काटा जाता है। अब अगला क्वेश्चन जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मनुष्य में सामान्य रक्तचाप कितना होता है। तो मानव में सामान्य रक्तचाप जो है वो 120/80 होता है। कितना होता है, मनुष्य में सामान्य रक्तचाप जो है वो 120/80 होता है। यहाँ 120 जो है वो जो होता है वो सिस्टोलिक होता है, और 80 जो नीचे में है वो क्या रहता है, डायसिस्टोलिक। तो मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर मापा जाता है वो नॉर्मल कितना होता है, 120/80, जिसमें सिस्टोलिक 120 होना चाहिए और डायसिस्टोलिक जो है वो 80 होना चाहिए। अब अगला है कि जब हम लोग इसको किससे नापते हैं, तो रक्तदाब को मापने का जो मशीन है उसको रक्तदाब को किससे मापा जाता है, तो स्फैग्नोमेनोमीटर। अब है कि मनुष्य का जो रक्तचाप है वो नॉर्मल कितना होता है, 120/80 होता है। इसको हम लोग जो है ना 120 को सिस्टोलिक और 120 को सिस्टोलिक और 80 को हम लोग क्या कहते हैं, डायसिस्टोलिक कहते हैं। इस चलिए अगले पार्ट में चलते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट, कल सोडियम कार्बोनेट आया था, इसलिए आज के वीडियो में हमने रखा है सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या है। तो उसको बेकिंग सोडा या कहते हैं। बेकिंग सोडा जो है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं कि बेकिंग सोडा जो होता है वो क्या होता है, NaHCO3, क्योंकि धोने वाला सोडा हम यहाँ इसीलिए लिख दिए हैं कि धोने वाला सोडा जो होता है वो Na2CO3 होता है। तो खाने वाला सोडा भी कहते हैं बेकिंग सोडा को, वो क्या होता है, तो NaHCO3। क्यों, यहाँ Na2CO3 जो था धोने वाला, उसी में से एक Na निकाल करके एक H लगा दिए, तो धोने के बदले वो खाने वाला सोडा बन गया, और उसको हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कन्फ्यूजन यही होता है, इसलिए दोनों को लिख दिए हैं। जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो जो है वो खाने वाला सोडा होता है, उसमें एक हाइड्रोजन होता है, और धोने वाला सोडा में कोई हाइड्रोजन नहीं होता है, वो 2 Na, और तो इसीलिए Na2CO3 कहते हैं। और धोने वाला में Na की मात्रा 2 होती है, खाने वाले में Na की मात्रा 1 ही होती है, याद रखेंगे। अगला है कि शक्ति मतलब पावर का जो है SI यूनिट क्या है, तो उसका SI यूनिट वाट होता है। शक्ति पावर का SI यूनिट क्या होता है, वाट होता है। अब है कि चींटी के डंक मारने से जो हम लोगों को एक जलन सा या महसूस होता है, चींटी के डंक मारने पर थोड़ा छटपटाहट सा महसूस होता है। क्यों, क्योंकि चींटी के डंक में एक अम्ल मौजूद होता है जिसको हम लोग फॉर्मिक एसिड कहते हैं। इसको हम लोग HCOOH लिखते हैं। फॉर्मिक एसिड को क्या लिखते हैं, HCOOH, ये केमिकल फार्मूला है HCOOH। तो चींटी के डंक में मौजूद अम्ल जो होता है वो फॉर्मिक अम्ल होता है। अब चलिए मानव में लाल रक्त
कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो मानव के शरीर में जो आरबीसी होता है उसका जीवन काल 20 दिनों से 120 दिनों तक रहता है। वहीं अगर डब्ल्यूबीसी पूछेगा तो डब्ल्यूबीसी जो है वो 2 से 4 दिनों तक रहता है। उसका जीवन काल कितना है? डब्ल्यूबीसी का जीवन काल जो है वो क्या है? 2 से 4 दिनों तक। अब कहता है कि इलेक्ट्रिक स्टोव में कौन सा तत्व लगा रहता है, तो नाइक्रोम का तार लगा रहता है। हीटर में जैसे देखेंगे आप अगर, तो हीटर जो है वो इलेक्ट्रिक स्टोव ही है, तो उसमें जो है ना नाइक्रोम की तार लगी होती है। अब है कि जस्ता पर जो जस्ता की पतली परत जो है ना लोहे पर चढ़ाया जाता है, जिससे क्या होता है कि लोहा जो है वो जंग लगने से बच जाता है। तो इस क्रिया को जो है ना हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। मतलब जस्ते की एक परत अगर लोहे पर चढ़ाई जाती है तो जिससे कि लोहा पर जंग नहीं लगता है, इस प्रक्रिया को हम लोग या इस विधि को, जंग लगने से बचाने वाली जो विधि है लोहा को, इसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अब है कि रीढ़ की हड्डी, जिसको हम लोग मेरुदंड भी कहते हैं या स्पाइन कहते हैं, बैकबोन कहते हैं, में जोड़ों की संख्या कितनी है, तो 33। रीढ़ की हड्डी में जोड़ों की संख्या जो है वो 33 है। अब देखिए हिस्टोलॉजी किसको कहते हैं? ऊतकों के अध्ययन को, टिश्यू के अध्ययन को हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। चुंबकीय प्रभाव का एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय प्रवाह का एसआई मात्रक क्या है? वेबर है। चुंबकीय प्रवाह का एसआई मात्रक जो है वो वेबर है। अब हैवी वाटर, जिसको भारी पानी कहते हैं, वो क्या होता है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, जिसको हम लोग D2O से लिखते हैं। जो नॉर्मल वाटर होता है वो क्या होता है? H2O होता है, और भारी वाटर जो होता है वो D2O होता है। ट्रेकोमा क्या है? तो ट्रेकोमा एक आँख की बीमारी है। ट्रेकोमा कहाँ की बीमारी है? तो किसंग की बीमारी है, तो आँख की बीमारी है। अब केरोसिन का द्रव्यमान जो होता है वो हमेशा पानी के द्रव्यमान से कम होता है। इसीलिए आप कभी देखते होंगे कोई भी पेट्रोलियम पदार्थ जो है पानी के ऊपर तैरने लगता है। इसलिए इसका सीधा मतलब है कि पानी का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो ज़्यादा है, और जो तरल पदार्थ ऊपर में तैर रहा है, चाहे पेट्रोलियम पदार्थ कोई भी हो, केरोसिन है, डीजल है, पेट्रोल है, वो ऊपर तैरता रहता है क्योंकि उसका डेंसिटी कम है। अगर डेंसिटी ज़्यादा होता तो पानी ऊपर आ जाता और ये डूब जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए कोई भी ये हमने केरोसिन दिया है, लेकिन कोई भी पेट्रोलियम पदार्थ का द्रव्यमान जो होगा वो पानी से कम होगा। इसका सीधा एग्जाम्पल है, अगर ज़्यादा होता डेंसिटी तो वो डूब जाता, पानी ऊपर हो जाता। अब अगला क्वेश्चन है कि कौन से वर्ष में ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार हुआ? तो ऑप्टिकल फाइबर 1952 में आविष्कार किया गया। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार जो है वो 1952 में किया गया। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार 1952 में किया गया। पिछले एक क्वेश्चन यहाँ पे है जिसका और डिटेल थोड़ा आपको बता दूं कि मानव में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल जो है तो 20 से 120 दिन, वही आरबीसी हो गया, और डब्ल्यूबीसी का 2 से 4 दिन बताए थे, और जो है ब्लड प्लेटलेट्स जो होता है उसका 3 से 5 दिन। कितना दिन? ब्लड प्लेटलेट्स का 3 से 5 दिन तक जीवन काल होता है। अब देखा जाए मानव में, अगर वही रक्त की बात हो रही है तो बात बताते हैं कि मानव में रक्त कितना होता है, तो 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर। वहीं अगर कोई महिला होगी तो उसको आधा लीटर कम रक्त होगा। तो पुरुष की अपेक्षा में महिला में जो ब्लड कितना होता है, पुरुष की अपेक्षा ½ लीटर कम होता है। अब सबके शरीर के बनावट के हिसाब से किसी में खून कम और ज़्यादा होता है, लेकिन नॉर्मली एवरेज जो है एक मनुष्य में 5 से 6 लीटर और महिला में ½ लीटर कम रक्त पाया जाता है। अब है कि आप एक बात और देखें कि मानव शरीर में रक्त कितना होता है किसी का, तो आप ये जान लीजिए कि पूरे भार का 7% ही जो है वो खून होगा। अगर किसी का वजन 50 kg है तो उसका 7%, 3.5 kg ही उसके शरीर में ब्लड होगा। चलिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद पूछता है बार बार, ये लिख लीजिए कि खून का जो है रक्त का पीएच कितना होता है, तो 7.4 जो है वो पीएच है। ब्लड का पीएच कितना है, तो 7.4 जो है ब्लड का पीएच होता है। चलिए, अब जो है
यहाँ पर जो है ना 26 के बदले 36 नंबर लिखा गया है कि 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। तो हॉर्स पावर मतलब 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। कितना होता है? 746। अब कहता है ऑप्टिक्स का अध्ययन क्या है। तो प्रकाश की प्रकृति और उसके गुणों के बारे में अध्ययन करना ही ऑप्टिक्स कहलाता है। आप फिजिक्स में एक चैप्टर पढ़ते हैं, उसका पूरा नाम ही ऑप्टिक्स है। उसमें क्या है? प्रकाश के बारे में बताया जाता है, प्रकाश की प्रकृति और उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है। अब एसिड रेन क्या होता है? उसी को हम लोग अम्ल वर्षा भी कहते हैं। तो अम्ल वर्षा में का पीएच वैल्यू क्या होता है? तो 5.6 से कम होता है। अम्ल वर्षा जो होती है उसका पीएच वैल्यू 5.6 से कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है कहाँ। तो पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र जो है वो MgOH2 है। क्या है? MgOH2। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या है? MgOH2 है। अब ENT आँख का नाक का जो डॉक्टर होता है, विशेषज्ञ होता है, वो कौन सा दर्पण का उपयोग करता है? तो अवतल दर्पण का। इसी वीडियो में हमने एक जगह पढ़ा है कि टॉर्च में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है। तो वहाँ भी हमने पढ़ा है कि अवतल दर्पण। और आँख ENT विशेषज्ञ डॉक्टर भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब जो है इसी वीडियो के पार्ट में पढ़े हैं रक्तचाप। नॉर्मल रक्तचाप जो है वो 120/80 था, जहां हमने बताया था कि 120 जो होता है वो सिस्टोलिक होता है और 80 जो होता है वो डायसिस्टोलिक होता है। और रक्तचाप कैसे मापा जाता है? तो स्फाइग्नोमैनोमीटर, रक्तचाप मापने की मशीन स्फाइग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। अब है कि न्यूट्रॉन किसके द्वारा खोजा गया। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो जेम्स चैडविक ने। तो आज मैं सारा क्वेश्चन साइंस से ही लेके आया था, फिर लेकिन अब अगले दिन साइंस और जीके दोनों मिला हुआ भी हो सकता है। तो इसलिए आपको अगर इसी तरह के और भी वीडियो देखने हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जो लोग भी किसी भी वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वैसे मैं रेलवे NTPC का जो सेकेंड स्टेज एग्जामिनेशन हो रहा है उस पर्पज़ से बना रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन ही होता है, चाहे वो आप स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम दीजिए या रेलवे ग्रुप D का दीजिए, सभी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुत ही बार पूछा गया है रेलवे एग्जामिनेशन में, उसी को सेलेक्ट करके लाए थे आज। तो आप इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।